In this lecture, we will discuss the Clausius inequality. Clausius ये साइंटिस्ट हैं जो कि पहले भी इनका नाम यूज हो चुका है थर्मोडायनेमिक्स में. इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? विच इज इक्वल और इनइक्वल दोनों है. इक्वालिटी भी है उसमें और इनइक्वालिटी भी, मतलब इक्वल टू भी है और नॉट इक्वल टू भी है. ठीक है, तो क्या है ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इसमें देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस इनइक्वालिटी, साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब होता है कि ये जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए है. साइक्लिक इंटीग्रल का साइन ये होता है. इंटीग्रल का जो साइन होता है उस पर हम एक सर्किल बना देते हैं. सर्किल का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ. सर्किल मींस क्लोज्ड पाथ, और क्लोज्ड पाथ क्या होता है? एक साइकिल होता है. इसलिए साइकिल को इंटीग्रल में हम एक सर्किल से दिखाते हैं जो कि शो करता है हमारा एक क्लोज्ड पाथ. तो ये कह रहा है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, द इंपॉर्टेंट टर्म इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना. अब आगे यही यूज होने वाली है आगे. डी क्यू बाई टी, ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस देन डी क्यू बाई टी. साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, टू जीरो. दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस थ्योरम. ठीक है, तो ये है क्लॉसियस इनइक्वालिटी. डी क्यू बाई टी विल बी लेस देन जीरो फॉर ए साइकिल. और एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या देखा था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो साइक्लिक इंटीग्रल है डी क्यू का, वो डी डब्ल्यू के बराबर होता है, यानी कि नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए साइकिल इज इक्वल टू नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर. लेकिन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी जो होगा पूरी साइकिल के लिए, वो या तो लेस देन इक्वल टू जीरो, या तो लेस देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो क्या है देखो, मैथमेटिकली इसको देखते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्लॉसियस इनइक्वालिटी. मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये जो इनइक्वालिटी क्लॉसियस ने बताई है, ये क्या बता रही है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो. तो या तो ये लेस देन हो सकती है. अब इन्होंने इसको आगे और थोड़ा सा इलेबोरेट किया कि डी क्यू बाई टी फॉर ए साइकिल इज विल बी लेस देन, या तो लेस देन होगी जीरो से या फिर इक्वल होगी. तो लेस देन होगी जब साइकिल इरिवर्सिबल होगी. ठीक है, अब इन्होंने दोनों, क्योंकि साइन यहाँ पे दिखा दिए, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो कब लेस देन होगी कब इक्वल टू होगी उसका भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी विल बी लेस देन जीरो फॉर साइकिल इरिवर्सिबल, एंड डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल साइकिल. ठीक है, तो साइकिल दो ही तरीके की हो सकती है, या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल. तो अगर रिवर्सिबल होगी तो डी क्यू बाई टी जीरो होगा, और अगर इरिवर्सिबल होगी तो लेस देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपको किसी साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो मिल जाता है, तब वो कौन सी साइकिल होगी? भाई रिवर्सिबल अगर वो होती तब तो जीरो होता ही, अगर इरिवर्सिबल होती तो लेस देन जीरो होता, लेकिन हमारा तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो फिर कौन सी साइकिल होगी? इसका मतलब वो साइकिल पॉसिबल ही नहीं होगी भाई, क्योंकि साइकिल या तो रिवर्सिबल हो सकती है या इरिवर्सिबल हो सकती है. अब हमारा जो है वो डी क्यू बाई टी पूरी साइकिल के लिए हमने कैलकुलेट किया तो वो जीरो आ रहा है. इसका मतलब वो साइकिल पॉसिबल ही नहीं है. दैट मीन्स डी क्यू बाई टी विल नेवर बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ए साइकिल. ठीक है, तो दैट साइकिल विल बी इम्पॉसिबल. क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इट वायलेट्स द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ को कैसे ये वायलेट करता है इसको अभी आगे देखेंगे. तो डी क्यू बाई टी विल नेवर बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ए साइकिल, फॉर ए क्लोज्ड पाथ. तो ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है कि डी क्यू बाई टी फॉर ए साइकिल या तो लेस देन जीरो होगा इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, या फिर इक्वल टू जीरो होगा रिवर्सिबल साइकिल के लिए, बट वो कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता.
तो कई बार एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ये जो एक साइकिल बना के दे दी, उसमें कुछ वैल्यूज दे दी हीट ट्रांसफर की, टेम्परेचर की, और उसमें पूछ लिया कि ये साइकिल जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं कि साइकिल पॉसिबल है या नहीं है? उसको हम उसके लिए क्या करते हैं, उस पूरी साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल dq/t निकाल लेते हैं। अगर वो 0 आ जाता है तो साइकिल पॉसिबल है, अगर वो लेस देन 0 आता है तब भी साइकिल पॉसिबल है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि वो साइकिल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये dq/t लेस देन 0 इरिवर्सिबल के लिए कैसे होता है और इक्वल टू 0 रिवर्सिबल के लिए कैसे होता है। इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले हम देते हैं रिवर्सिबल। तो हमने एक हीट इंजन को कंसीडर किया। इस हीट इंजन में एक T1 टेम्परेचर सोर्स से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करके ये इंजन W वर्क कन्वर्ट करता है और बाकी जो बची हुई हीट Q2 है वो एक T2 टेम्परेचर पे सिंक को ट्रांसफर करता है। वही एक जो हम अभी तक एज्यूम करते हैं। तो उसी तरीके का एक रिवर्सिबल हीट इंजन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से क्या होता है, W नेट जो है वो इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2। W नेट इज इक्वल टू Q नेट, Q नेट इज Q1 माइनस Q2, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब देखिए फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल, जब हम रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। यानी कि Q1 अपॉन T2 की वैल्यू अगर 5 है तो Q2 अपॉन T2 की वैल्यू भी 5 ही होगी। अगर Q1 अपॉन T2 की वैल्यू 2 है तो Q2 अपॉन T2 की वैल्यू भी 2 होगी, मतलब ये दोनों जो है वो बराबर। अब हम इस पूरी साइकिल के लिए, क्योंकि ये तो साइकिल में ऑपरेट करता है, ये तो हम पहले ही इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये जो इंजन है वो साइकिल में ऑपरेट कर रहा है। इस पूरी साइकिल में हमें यहाँ पे दो हीट ट्रांसफर दिख रहे हैं, Q1 और Q2, और Q1 जो हीट ट्रांसफर है वो T1 टेम्परेचर से है, कांस्टेंट टेम्परेचर से। T2 जो Q2 जो हीट ट्रांसफर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर T2 से। इसका मतलब हम इस पूरी साइकिल के लिए अगर हम लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा इस पूरी साइकिल के लिए dQ/T लिखते हैं तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन T1 प्लस साइकिल के लिए है, हम ऐड करते चलते हैं। Q1 क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, हीट जो ऐड हो रही है इस हीट इंजन में या सिस्टम में वो है Q1, किस टेम्परेचर पे हो रही है, T1 टेम्परेचर पे। तो Q1 अपॉन T1 प्लस, अब देखिए Q2 जो है वो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम है तो ये निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस Q2 अपॉन T2। तो ये आ गया Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2। अब ये तो दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं 5 माइनस 5 है या 2 माइनस 2 है, जब ये दोनों बराबर हैं तो Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, ये Q2 अपॉन T2 की जो वैल्यू है वो Q1 अपॉन T1 के बराबर है ना, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो फिर ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। That means for a cyclic process या for a cycle the cyclic integral of dQ/T for a reversible cycle is equal to 0। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होगा, 0। अब आते हैं इरिवर्सिबल साइकिल। तो इरिवर्सिबल साइकिल में क्या होगा, देखिए इरिवर्सिबल साइकिल के लिए हमने क्या किया, इरिवर्सिबल साइकिल को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक टेम्परेचर लिया T1 सोर्स हाई टेम्परेचर, एक सिंक ले लिया T2 टेम्परेचर पे, और इस T1 और T2 के बीच में दो इंजन लगाए। ठीक है, फर्स्ट इंजन जो कि T1 और T2 के बीच में ही काम कर रहा है ये रिवर्सिबल है, और ये रिवर्सिबल इंजन T1 से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, W1 वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट T2 को दे रहा है। दिस इज द रिवर्सिबल इंजन, R फॉर रिवर्सिबल। दूसरा इंजन ये भी T1 टेम्परेचर से हीट ले रहा है, लेकिन ये ले रहा है हीट Q1 डैश, और W1 ये वर्क कन्वर्ट कर रहा था, ये कन्वर्ट कर रहा है इसको W2 में, जैसे यहाँ पे क्या है W2 है, और बाकी जो बची हुई हीट है उसको हम दिखा रहे हैं Q2 डैश।
तो Q2 डैश अमाउंट ऑफ हीट ये T2 को दे रहा है। मतलब टेम्परेचर लिमिट तो दोनों की सेम है, बट हीट जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो अलग अलग कर रहा है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, हमने ये एज्यूम किया यहाँ पे कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है और इरिवर्सिबल हीट इंजन, ये दोनों इस टेम्परेचर T1 सोर्स से सेम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, और जो इरिवर्सिबल इंजन है वो Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर है। मतलब ये जो टेम्परेचर है उसको अगर हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, सपोज 700 डिग्री सेल्सियस, तो 700 डिग्री सेल्सियस से जो Q1 है वो 500 किलो जूल हीट ले रहा है, और Q1 ये जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है ये भी 500 किलो जूल हीट इस T1 टेम्परेचर से ले रहा है। अब इस 500 में से जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो वर्क में इसको कन्वर्ट कर रहा है W1, और इरिवर्सिबल जो हीट इंजन है वो इसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है W2। अब और बाकी की जो हीट बची वो सिंक को ट्रांसफर कर रहे हैं। सपोज, क्योंकि देखिए वर्क डन दोनों का बराबर नहीं होगा, W1 W2 अलग अलग होगा, हमने सिर्फ हीट को एज्यूम किया है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो बचेगा Q2 और Q2 डैश रिवर्सिबल हीट इंजन और इरिवर्सिबल हीट इंजन में वो सिंक को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द कार्नोट थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कार्नोट थ्योरम के हिसाब से अगर दो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में नंबर ऑफ हीट इंजन्स काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी रिवर्सिबल हीट इंजन की होती है। ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम के हिसाब से रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो 500 किलो जूल में से W1 ज्यादा मिलेगा। W1 इसको 500 किलो जूल में से ज्यादा वर्क कन्वर्ट करेगा रिवर्सिबल और कम करेगा इरिवर्सिबल, क्योंकि इफिशिएंसी, देखिए इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी होती है W/Q1। अब Q1 तो दोनों में सेम है, तो हमने इसको भी 500 दिया, इसको भी 500 दिया, लेकिन ये रिवर्सिबल है, इसकी इफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, इसको भी हमने Q1 500 दिया, इसको भी 500 दिया, इसकी इफिशिएंसी ज्यादा है। सपोज इसकी इफिशिएंसी हम मान लेते हैं कि इसकी जो इफिशिएंसी है वो 50% है और इसकी 40% है। अगर इसकी इफिशिएंसी 50% है तो ये 250 यहाँ पे जो वर्क में कन्वर्ट करेगा ये कर देगा 250, आधा कर देगा, 50% का मतलब आधा 250, और इसकी 40% है तो ये सिर्फ 200 ही कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 500 किलो जूल में से 200 तो इनमें कन्वर्ट कर दी, 300 चली गई यहाँ पे सिंक में। इसने 500 में से 250 कर दी और 250 चली गई सिंक में। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या होगा कि जो इफिशिएंसी है वो रिवर्सिबल की ज्यादा है, W1/Q1 इज ग्रेटर देन W2/Q1। ठीक है, इसका मतलब Q1 ये तो सेम है, सेम अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, तो W1 इज ग्रेटर देन W2, इफिशिएंसी ज्यादा है ना, ये 250 कर रहा है, ये 200 ही करेगा। अगर ये 200 कर रहा है तो यहाँ पे Q2 डैश जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 300 इसको देगा, 200 कन्वर्ट किया तो 300 सिंक को देगा, इसने 250 कन्वर्ट कर दिया तो ये कितनी देगा, ये 250 देगा। तो कौन सा ज्यादा हुआ, Q2 डैश ज्यादा हुआ, तो Q2 डैश विल बी ग्रेटर देन Q। अकॉर्डिंग टू द कार्नोट थ्योरम Q2 डैश क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय एन इरिवर्सिबल इंजन, एंड Q2 हीट रिजेक्टेड बाय एन रिवर्सिबल इंजन। तो Q2 डैश जो है वो ज्यादा होगा Q2 से। ठीक है, अब आते हैं हम इस इरिवर्सिबल इंजन के लिए हम देखते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T कितना होगा इरिवर्सिबल इंजन के लिए। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल इंजन जो है उसके लिए हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगा लेते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल यूज करते हैं। तो रिवर्सिबल के लिए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या होता है, Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2, Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 हो जाएगा। इसको हम अब निकालते हैं ई रिवर्सिबल इंजन के लिए, साइक्लिक इंटीग्रल निकालते हैं dq बाई टी, सॉरी dt नहीं है t है, तो dq बाई टी। तो dq बाई टी क्या है, इस ई रिवर्सिबल इंजन में हीट एडेड टू द सिस्टम इज Q1 डैश, किस टेम्परेचर पे, T1 पे, तो Q1 डैश अपॉन T1, एंड ये हमने पहले ही देखा था कि Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 के बराबर है, Q1 डैश इज इक्वल टू Q1, दोनों में बराबर है। तो Q1 डैश अपॉन T1 प्लस हीट रिजेक्टेड है तो माइनस में आएगी, माइनस Q2 डैश अपॉन T2। ये हमने ई रिवर्सिबल इंजन के लिए लिखा है। अब इस ई रिवर्सिबल इंजन के लिए लिखा है हमने, तो ई रिवर्सिबल इंजन में भी जो Q1 डैश है वो Q1 के बराबर है, तो यहाँ इस Q1 डैश की जगह पे मैं अगर Q1 लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन T1, और Q1 अपॉन T1 बराबर है Q2 अपॉन T2 के। देखिए Q2 जो है हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द रिवर्सिबल हीट इंजन, तो हम ये जो लिख रहे हैं ये ई रिवर्सिबल के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे ई रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये Q1 डैश की जगह पे Q1 पुट कर लिया, तो ये हो गया Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 डैश अपॉन T2। अब Q1 अपॉन T1 की जगह पे मैंने लिख लिया Q2 अपॉन T2, Q2 अपॉन T2 माइनस Q2 डैश अपॉन T2, Q2 डैश अपॉन T2। अब एक चीज देखिए कि Q2 डैश जो है नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या है, T2 ही है ना, नीचे डिनोमिनेटर में तो T2 ही है, तो T2 तो कॉमन हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा Q2 माइनस Q2 डैश। अब देखिए Q2 डैश इज ग्रेटर देन Q2, Q2 माइनस Q2 डैश है और Q2 डैश जो है वो बड़ा है, इसका मतलब ये टर्म किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में आने का क्या मतलब है, लेस देन जीरो है। तो जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी है ई रिवर्सिबल के लिए वो क्या है, लेस देन जीरो, वो क्या है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो। ठीक है, क्यों हुआ ये, क्योंकि Q2 डैश इज ग्रेटर देन Q, तो इसकी वजह से ई रिवर्सिबल के लिए जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी होगा वो लेस देन जीरो। इसीलिए क्लॉसियस साहब ने ये बोल दिया कि भाई एक या तो रिवर्सिबल हो सकता है या ई रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल के लिए साइक्लिक जो इंटीग्रल है dq बाई टी वो जीरो है, और ई रिवर्सिबल के लिए लेस देन जीरो है, तो या तो लेस देन जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो तो कभी होगा ही नहीं ना, ग्रेटर देन जीरो अगर आ रहा है इसका मतलब वो साइकिल पॉसिबल नहीं। So this is the Clausius inequality which shows that the cyclic integral of dq by t is less than equal to zero. ठीक है, less than zero for irreversible and equal to zero for irreversible. उसके बाद हम देखते हैं reaching absolute zero temperature is impossible. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर स्केल में हमने डिस्कस किया था कि जीरो केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि केल्विन इज द बेसिक यूनिट या ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर केल्विन में है वो कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता। तो मिनिमम टेम्परेचर जो हम अचीव कर सकते हैं सबसे मिनिमम वो जीरो केल्विन हो सकता है, बट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे पहुंचना भी इम्पॉसिबल है, और आज तक प्रैक्टिकली हम जीरो केल्विन पे पहुंच भी नहीं पाए। तो हम इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि व्हाई रीचिंग एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या जीरो केल्विन इज इम्पॉसिबल। जीरो केल्विन पे हम क्यों नहीं पहुंच सकते, देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हीट इंजन लेते हैं बिल्कुल सेम, T1 टेम्परेचर से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, T2 टेम्परेचर को Q2 हीट दे रहा है और W वर्क कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा इफिशिएंट इंजन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल के हिसाब से Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 होता है। अब यहां से अगर मैं Q2 की वैल्यू निकालूं तो Q2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए Q2 इधर चला जाएगा,
T2 इधर जाएगा, T1 नीचे आएगा, तो कितना जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, Q2 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाइड बाई Q1 अपॉन T1। ये तो होगा भाई, ये T2 ऊपर जाएगा, T1 नीचे आएगा, तो T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई Q1, तो Q2 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाइड बाई Q1 अपॉन T1। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस हीट इंजन को दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में यूज कर रहे हैं, T1 इज अ हायर टेम्परेचर, T2 इज अ लोअर टेम्परेचर, तो देखिए इसकी जो इफिशियंसी है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, रिवर्सिबल की इफिशियंसी वैसे ही सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी इफिशियंसी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 के हिसाब से देखिए, जैसे जैसे हम इस T2 को कम करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि T2 जितना कम होता जाएगा, ये वाली जो टर्म है वो उतनी कम होती जाएगी। जितनी ये टर्म कम होगी, 1 में से माइनस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमें मिलेगा। तो T2 की वैल्यू को जितना कम करेंगे, इस इंजन की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो हम T2 को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, मिनिमम लेके जाते हैं। मिनिमम कितना हो सकता है? 0 केल्विन, इससे कम तो नहीं हो सकता ना, तो हम इसको 0 केल्विन पे लेके चले गए। ठीक है। अब जब हम इसको 0 केल्विन पे लेके चले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको 0 केल्विन पे लेके चले गए तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T2 की वैल्यू 0, तो Q2 की वैल्यू भी 0। भाई T2 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक हम पहुंच गए, तो T2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर T2 की वैल्यू 0 हुई तो Q2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि Q2 क्या है? T2 की टर्म्स में ही है। और अगर Q2 की वैल्यू 0 हो गई तो भाई Q2 की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है? Q2 की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि हम कोई हीट ट्रांसफर कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे Q2 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो Q2 की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है? Q1 इज इक्वल टू W, यानी कि दिस इंजन इज 100% एफिशिएंट। क्या कोई इंजन 100% एफिशिएंट हो सकता है? चलो मान लिया कि हो भी सकता है, तब भी ये जो कंप्लीट यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट इसका दिख रहा है, वो कंबाइंड इफेक्ट क्या है? दिस कंबाइंड इफेक्ट शोज कि ये जो हीट इंजन है वो एक सोर्स से, एक रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और W पर कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा कोई रिजर्वायर नहीं है। दूसरा कोई रिजर्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या कि ये जो इंजन है वो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ऐसा कोई इंजन काम नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन which is operating in a cycle and producing continuously work while interacting with a single reservoir। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा? PMM2 बन जाएगा, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, जो एक ही रिजर्वायर से हीट लेके उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो अगर हम जिस दिन हम 0 केल्विन टेम्परेचर को हमने अचीव कर लिया जिस दिन, उस दिन जो ये जो वायलेशन है केल्विन प्लांक जो स्टेटमेंट है वो उसका वायलेशन। लेकिन अभी तक कहीं भी हमें प्रैक्टिकली 0 केल्विन अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसलिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट अभी तक सही चल रहा है। ठीक है। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट अभी तक कहीं पे भी वायलेट नहीं किया हुआ है, इसीलिए हम उसको एज ए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो जब हम किसी चीज को फॉलो करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि उसका वायलेशन हो। इसीलिए अगर जो 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा? वायलेशन।